अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़रीन नैयर और आज हमारे साथ हैं नोआ की स्टार अरवा मुश्ताक अब्बासी, जिन्होंने CSS 2024 में पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज में एलोकेशन हासिल की। आइए हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरवा। वालेकुम सलाम। First of all, congratulations very much. This is a very big accomplishment. Thank you. Thank you so much for having me. Of course. Thank you for giving us the time. अच्छा, स्टार्ट करने में आप हमें ज़रा अपने बैकग्राउंड का बताएं, डोमिसाइल, एजुकेशन। Okay, so I am basically from मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर, और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी इट वाज फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ से ही थी की है मैंने। और देन आई मूव्ड टू इस्लामाबाद फॉर माई बैचलर्स, और मैंने बैचलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में की है यहाँ पे। और करेंटली आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन फ़िलॉसफी फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंड बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, तो जब रिटर्न का रिज़ल्ट आया था, आपकी ऑलरेडी तैयारी पढ़ाई हो रही थी, जो आप कह रही हैं कि आप MPhil कर रही हैं जी, साथ साथ, तो उस वक्त आपकी ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी थी? जी बिल्कुल, आई वाज़ इन माई फर्स्ट सेमेस्टर जब रिटर्न का रिज़ल्ट आया था। और उसके बाद फिर मैंने साथ साथ, क्योंकि मेरा सेकंड सेमेस्टर भी कंटिन्यू हो रहा था, पहले तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स थे, फाइनल एग्ज़ाम्स थे। उसके बाद जब रिटर्न का रिज़ल्ट आया तो फिर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एंड देन आई वाज़ इन सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, काफ़ी लोग फिर वेट करते हैं कोई लाइफ डिसीजन लेने से पहले ना, कहते हैं चलो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, फिर अगर मास्टर्स करना है या MPhil करना है फिर देख लेते हैं। तो आपने क्यों फिर एडमिशन लिया है? आपने इंतज़ार क्यों नहीं किया रिटर्न की? बेसिकली आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो ज़्यादा देर फारिग नहीं बैठ सकती है। अच्छा। तो मुझे यही था कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे ही मैंने बैचलर्स किया, बैचलर्स की मैंने फ़ौरन बाद एकेडमी ज्वाइन कर दी थी नोआ। अच्छा। तो साथ साथ मैं फिर तैयारी कर रही थी, और फिर जैसे ही मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर फ़ौरन से अप्लाई कर दिया था फॉर मास्टर्स। तो मुझे ये था कि बस ज़्यादा फारिग नहीं बैठना, कुछ ना कुछ कर लें, तो इसलिए फिर मैंने अप्लाई कर लिया था। चलें, अच्छी बात है। आई एम इम्प्रेसिव कि यू नो आप अपनी करियर को और अपनी पढ़ाई दोनों को साथ साथ लेके जा रही हैं और परसू कर रही हैं। अच्छा, CSS करने की मोटिवेशन कहाँ से आई आपके पास? वेयर डिड यू, आपको आइडिया कहाँ से आया? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि CSS है क्या, जो कि रियलिटी है। हमें लगता नहीं है, हम CSS में आ जाते हैं तो हमें लगता है बस पूरी दुनिया यही है ना। बिल्कुल। लेकिन आपको मोटिवेशन कहाँ से आई? अच्छा, ऐसे था कि मैंने जब भी जिस टाइम बैचलर्स में एडमिशन लेना था तो मेरा ऑलरेडी एक माइंड बना हुआ था। मुझे मैं जब देखती थी वीडियोज़ वगैरह ऑनलाइन देखती थी तो मुझे बड़ी एक वो अट्रैक्टिव लगता था ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो बैचलर्स IR में करने का मेरा मकसद ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाना था। और मेरे फादर बहुत ज़्यादा मुझे पुश करते थे कि आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है। तो वो जो ये 2 फैक्टर्स थे, एक फादर की मोटिवेशन थी और फिर मेरा खुद भी एक माइंड बना हुआ था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है। तो फिर वो तब वहाँ से ये था कि बैचलर्स के टाइम से ही एक माइंड बना हुआ था। लास्ट सेमेस्टर तक मैंने कम्प्लीटली अपना माइंड बना लिया था कि मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर आप एक तरह से अपनी बैचलर से ही इसकी तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन के बाद आपका फ़र्स्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन वो क्या था? आपने एकेडमी ज्वाइन की या आपने ख़ुद से कोई तैयारी स्टार्ट की? क्या फिर वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या था? जी बिल्कुल, मैंने बैचलर्स जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का मैंने गैप लिया। उसके बाद मेरा, क्योंकि मुझे यही था कि शायद मैं लेट ना हो जाऊँ, मुझे तैयारी जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। तो फ़ौरन बाद ही, तब भी मुझे मेरे फादर ने ही बोला कि आप एकेडमी ज्वाइन कर लो, नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के बारे में बहुत सुना हुआ है, तो वो बहुत अच्छी है। तो फिर मुझे ये था कि मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है और सून आफ्टर ग्रेजुएशन आई जॉइंड एकेडमी। और मेरे तकरीबन 4 मंथ्स का जो बैच था उसमें मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी की थी। लेकिन इवन ड्यूरिंग दैट सेल्फ स्टडी टाइम में जो नोआ की मॉक्स होते थे या फिर जो नोआ की ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे जो एक एवेल्यूएशन वो बना हुआ है, पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे मैं फिर जब सेल्फ स्टडी भी करती थी तो फिर साथ साथ अपने ये पेपर्स वगैरह और सब कुछ चेक करवाती रहती थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये नोआ में है कि दफ़ा आप स्टूडेंट बन जाएं तो स्टूडेंट्स फिर सालों तक आते हैं अपने पेपर्स चेक कराने के लिए और तैयारी के लिए। क्योंकि आई हैव बीन अ वेरी लॉयल स्टूडेंट ऑफ नोआ। मैंने तो इंटरव्यू की भी तैयारी भी बस सिर्फ नोआ से की, मैंने कहीं और मॉक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो मुझे यही था कि बस नोआ के साथ एक वो जर्नी है अटैच है, तो फिर इधर ही रहना है। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। पता नहीं, ये मैं वैसे नहीं
बोल रही प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही, लेकिन नोआ में ऐसा कुछ है कि फिर बंदा बहुत अटैच हो जाता है। मैं खुद 2019 से अटैच टू नोआ के साथ किसी ना किसी तरह से। अच्छा, आपने फिर नेक्स्ट स्टेप होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने किस बेसिस पे की है, गाइडेंस आपको कहाँ से मिली, और आपने फिर सिलेक्ट कौन से सब्जेक्ट्स किए हैं? जी अच्छा, सब्जेक्ट सिलेक्शन का तो ये होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं आई बिलीव कि वो टोटली आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी इंटरेस्ट की बेसिस पे होने चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं या जो आपके इंटरेस्ट होते हैं शायद दूसरा कोई आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। ऑल्दो आपको एक राइट डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो लेकिन मेरा यही था कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी इंटरेस्ट की बेसिस पे रखूँ। तो अब ये था कि मैंने बैचलर्स क्योंकि आईआर में किया हुआ था, तो जो मेरा ऑप्शनल था फर्स्ट वो था इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे, और ये टोटली मैंने ऑन द बेसिस ऑफ माई इंटरेस्ट एंड माई स्ट्रेंथ्स वो चूज़ किए थे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी डिग्री ने आपकी सीएसएस की आईआर सब्जेक्ट के लिए कितना प्रिपेयर किया था? बिल्कुल ऐसे ही है ड्यूरिंग डिग्री ही, क्योंकि अब हमें ऐसा होता है कि आईआर में एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हमने आगे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है, और क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा अलाइन कर रहे होते हैं जो हमारी डिग्री में हमने पढ़े होते हैं विद कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, तो डिग्री ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और फिर उसी की बेसिस पर मैंने आईआर ही चूज़ किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नोआ में सर हसन अली गोंदल जिस तरह की आईआर पढ़ाते हैं, तो आई डोंट बिलीव कि कोई और उस तरह की आईआर पढ़ा सकता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सर ने क्लियर करवाए वो शायद डिग्री के टाइम पे भी नहीं हुए हुए थे। तो ये दो फैक्टर्स थे, सर हसन थे और ऑब्वियसली माय बैचलर्स एज वेल, तो वो काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया इन दो चीज़ों ने। नहीं, सर हसन इज़ ब्रिलियंट। एग्जैक्टली, ही इज़ ब्रिलियंट, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स एज वेल। सेम है। अच्छा, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में फिर आपके लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा, सबसे चैलेंजिंग पेपर आपके लिए कौन सा था? अच्छा, ऑप्शनल्स में मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग था वो भी आईआर ही था। वो वजह ये थी कि प्रिपरेशन का इशू नहीं था मुझे, इवन थ्रू आउट माई सीएसएस जर्नी प्रिपरेशन मुझे ऐसा सच कोई सब्जेक्ट इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगा, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक चीज़ लगी थी वो मुझे आईआर का पेपर ही लगा था। वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कि हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग दी होल एग्ज़ाम प्रोसेस, क्योंकि फ़र्स्ट हमने पेपर देना होता है, सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं, सेकंड डे भी दे रहे हैं, थर्ड डे भी दे रहे हैं। तो बाय द टाइम वो ऑप्शनल स्टार्ट हुए और बाय द टाइम वो आईआर का पेपर आया, तो अब मेरा पेपर 1 तो हो गया था, इजीली हो गया था, लेकिन वो सेकंड जो पेपर था, पेपर 2, उसमें मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि मुझे याद है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई, मतलब मुझे रोना आ रहा था उस टाइम पे कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा था कि मुझसे लिख ही नहीं जा रहा। इसमें मैंने तकरीबन 10-15 मिनट वेस्ट कर दिया। फिर मेरे जहन में, बल्कि मैं तो इस तरह का मेरा माइंड बन गया था, मैं सोच रही थी कि शायद मेरा क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम, तो मैं मुझे उठ जाना चाहिए। तो लेकिन ये हुआ कि फिर माइंड में कहीं ना कहीं पे आया कि नहीं, अब एग्ज़ाम दे, इतने ज़्यादा एग्ज़ाम दे दिए तो ये भी दे देना चाहिए। सेकेंडली फिर ये भी एक चीज़ माइंड में थी कि आयर अगर सर हसन ने पढ़ाई हुई तो शायद अगर ना पेपर किया तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, उनकी तैयारी के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो ये मेरे माइंड में था कि फिर उस टाइम पे पेपर दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से आज एलोकेटेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि वो पेपर देखते वक्त आपको क्या लगा? हाथ थक गए थे कि आपसे लिखा नहीं जा रहा था, या स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, या बस वो पेपर ही इतना मुश्किल था? क्योंकि मुझे पता है कि आईआर का पेपर 2 बहुत कंसेप्चुअल होता है और वो मुश्किल भी बहुत होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदे को कंटेंट पता होता है, लेकिन अपने अल्फाज को कागज़ पे लिखना और वर्ड्स को उसमें ट्रांसलेट करना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि आपसे लिखा नहीं जा रहा था? अच्छा, वो तो इस तरह से था कि आने का मतलब इशू नहीं हुआ था मुझे, मतलब आ रही थी वो चीज़ें, क्वेश्चन किए हुए थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस तरह से थे कि वो सर हसन ने सारे ऑलमोस्ट वही चीज़ें थी जो सर हसन ने करवाई हुई थी। तो प्रिपरेशन का मसला नहीं था, वो सिर्फ एक जर्नी इस तरह की हो जाती है कि एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि पता नहीं कौन सा पेपर है जो रह जाएगा या कौन सा पेपर है जो शायद अपनी तरफ से हमने अच्छा नहीं किया। तो एक वो चीज़ थी, स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे।
सेकेंडली एग्जॉस्ट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे ये होता है कि पेपर 1 हम कर लेते हैं, मॉर्निंग वाला पेपर हम इजीली कर लेते हैं, उसके लिए इतना इशू नहीं होता है, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है क्योंकि उसके लिए रिवीजन का भी टाइम बहुत कम होता है, बिल्कुल 2 आवर्स का गैप होता है, वो भी 2 आवर्स से भी कम होता है, तो उसमें अब सारी वो रिवीजन करना और उसके बाद फिर से अपने आप को पुश करना कि आपने दोबारा से एग्ज़ाम में बैठना है, तो वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है। वो मुझे ज़्यादा इशू एग्जॉस्ट होने का आया था कि वो नहीं लिखा जा रहा था, थक गई थी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक फ़नी बात बताऊं, व्यूअर्स को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन और आपको भी, मुझे नहीं पता अगर पता है, लेकिन मैंने CSS के 3 अटैम्प्ट्स दिए और तीनों में मैं नहीं पास हुई। कभी कौन सा सब्जेक्ट होता है, कभी कौन सा सब्जेक्ट। लास्ट अटैम्प्ट में मेरा, पहले 2 में ऐसे फेल हुआ था, लास्ट में मेरा जो है ऐसे मेरा इनकम्प्लीट था, आखिरी 4 पैराग्राफ्स मैंने नहीं की जो आउटलाइन में मैंने लिखी थी। और मैंने फिर इधर से रातिफ़ को कॉल की जो CEO हैं हमारे, और मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि बैठो और सारे एग्ज़ाम्स हो, तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं गई, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लंच के लिए हलीम घर गई, वहाँ पे हलीम खाया, चाय पी, फिर प्रेसी के पेपर के लिए वापस आई, वो भी दिया। फिर मैंने सारे बड़े रिलैक्स दिए थे क्योंकि मैंने माइंड में बना लिया था कि मैं फ़ेल हूँ। बड़े आराम से मैंने पेपर दिए। फेल तो मैं हुई, लेकिन ऐसे में नहीं हुए। ऐसे पे फिर मेरे 50 आ गए थे एक इनकम्प्लीट ऐसे पे, और फेल फिर उन्होंने मुझे फ़िलासफ़ी में किया था। तो आपकी बात से मुझे यही ख्याल आया कि आपका पेपर जिस तरह से भी हो, या जिस तरह भी आपका माइंड बना हो, या जितना भी स्ट्रेसफुल हो, पेपर दे के आना सबसे ज़रूरी काम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक कोई जो भी आप लिखें ना, लिखें और डोंट गिव अप, क्योंकि आप जब IR के पेपर 2 तक पहुंच गई थी, आपका तकरीबन 60% तो हो चुका था ना। बिल्कुल। तो आई एम ग्लैड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने फिर ख़ुद को संभाल के बाकी आपने अटेम्प्ट किया। जी बिल्कुल ऐसे ही। असल में ये जर्नी इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिल्कुल। अब नॉलेज तो ऑब्वियसली बंदा कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, उसका इतना इशू नहीं होता है, लेकिन द मोमेंट यू फील लाइक यू आर गिविंग अप, ये शायद एक वो होता है, क्योंकि फेलियर आई बिलीव वो नहीं होता कि जब आप कोई चीज़ कर दो और उसमें आप गो थ्रू ना कर सको, उसको गेट थ्रू ना कर सको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि अगर वो फेलियर है, वो फेलियर किस वजह से कि जब आप गिव अप कर देते हैं, जब द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि आप वो गिव अप कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक इशू आ जाता है उसमें, तो वो नहीं करना चाहिए। इट इज़ मोर अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाउ यू हैंडल इट। बिल्कुल। और उस वक्त फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उस मोमेंट में आप उस स्ट्रेस से कैसे निकल आई ना, क्योंकि एक पैनिक होती है, एक फियर होती है, तो आपने क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट की उस वक्त टेक्निक अडॉप्ट की, क्या माइंडसेट बनाया कि फिर आप बैठ सकें और आप फिर पूरा पेपर दे के अल्हम्दुलिल्लाह फिर पास भी हुई हैं? जी अच्छा, उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर लिया हुआ था। MCQs क्योंकि मैंने कर लिए थे, जल्दी कर लिए थे, वो अबाउट 5 to 6 मिनट्स मैंने वो करके दे दिए हुए थे, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव पेपर की बारी आई, तो तब मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि मुझसे हो नहीं रहा। एक क्वेश्चन किया मैंने, उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, अब मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा शायद ब्रेन वर्क करना छोड़ रहा है, तो मुझे दूसरे जो बाकी क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरी ये टेक्निक होती थी कि मैं पहले सारे क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी, उसके बाद मैं सारे फिर स्टार्ट करती थी लिखना। तो अब मैंने एक क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद मेरे माइंड में कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कर रही हूँ। मेरे तकरीबन 10 to 15 मिनट सिर्फ इसमें वेस्ट हो गए, और मुझे फिर जब मैंने देखा कि मैंने अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर लिया हुआ है, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। पेपर्स में, सारे पेपर्स में तकरीबन टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। तो मुझे ये लगा कि मैंने टाइम अब बहुत ज़्यादा मैंने वेस्ट कर दिया हुआ है, तो मुझे मज़ीद नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर यहाँ पे फिर मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे अगर हम बैठ गए हमें एग्ज़ाम में आके, तो अब गिव अप नहीं करना चाहिए। बस वो एक गट ने बोला कि नहीं, अभी आए हैं तो बैठ ही जाते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लिया। सो बेसिकली जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं, इट वाज अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स बेसिकली ना, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू पास्ड दैट टेस्ट टू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर IR सबसे आपके लिए चैलेंजिंग था, तो सबसे आसान आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट रहा है ऑप्शंस में से? ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो मुझे IR ही लग रहा था, लेकिन जो दूसरा पेपर मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा आसान है, वो जेंडर स्टडीज़ था। क्योंकि मेरी जो बैचलर्स की रिसर्च थी, वो भी एक जो मेरा रिसर्च था
वो जेंडर स्टडीज़ रिलेटेड टॉपिक ही था। तो मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था, एज आई सेड अर्लियर के जो ऑप्शंस होते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे जेंडर स्टडीज़ बहुत ईजी लग रहा है, और वो मतलब जो कंटेंट है वो ऐसी चीज़ें जो हम जनरली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इवन मैंने जो पेपर में भी लिखा तो फिर वो यही सारी चीज़ें थी जो जनरली मैंने खुद या तो देखी नहीं थी, या फिर केसेस देखे हुए थे, या फिर जो कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में आ रही होती हैं चीज़ें। तो वो मुझे काफ़ी आसान लगा। तो उसके लिए अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज मेंशन करना चाहेंगी, या कोई स्पेसिफिक आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जो यूज़फुल रहा, या कोई वीडियोस देखी, तो वो आप क्या रेकमेंड करेंगे? अच्छा, इनको जेंडर स्टडीज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो प्रिपरेशन की है वो सिर्फ ये नोआ की जो बुक थी सर अमानुल्लाह गोंदल की, मैंने सिर्फ वहाँ से की, मैंने जेंडर स्टडीज़ और कहीं से नहीं पढ़ी। और आई बिलीव इट वाज मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे इसी बुक में सारी बाकी बुक्स के रेफरेंसेस भी हैं, इसी बुक में सारे आइडियाज़ हैं, और वो आइडियाज़ क्योंकि स्कैटर्ड नहीं है, आइडियाज़ सारे एक ही जगह पे हैं। तो आई बिलीव कि वो मेरे लिए तो इट वाज मोर देन इनफ। अगर ये हम खाली इस जेंडर स्टडीज़ की बुक से भी कर लेते हैं तो आई बिलीव ये काफ़ी है। जी वाकई में आई एग्री विद यू। आई थिंक नोआ की जेंडर स्टडीज़ की जो किताब है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, फिर आते हैं ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तरफ। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सेम क्वेश्चन, सबसे चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट रहा था? सबसे चैलेंजिंग आई बिलीव इस्लामिक स्टडीज़ था, क्योंकि मैं जब पास्ट पेपर्स देखती थी तो पास्ट पेपर पहले जो ट्रेडिशनल इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर्स होते थे वो थोड़े से लाइक बुकिश टाइप होते थे, लेकिन ग्रेजुअली ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा अपनी जो डायनामिक्स है वो चेंज कर रहा है। अभी अगर हम 2024 का पेपर देखें, 2025 का पेपर देखें, 2023 का पेपर देखें, तो इस्लामिक स्टडीज़ जो है थोड़ा सा उसकी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं कि वो किस तरह से पूछ रहे हैं। अब लाइक वो बुकिश कंटेंट नहीं आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे आ रहा है। तो इस्लामिक स्टडीज़ मुझे थोड़ा सा लगा था कि चैलेंजिंग है, और क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद जो मैंने तैयारी की हुई है वो काफ़ी नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा था। तो आप उसमें फिर क्या एडवाइस देंगी स्टूडेंट्स को कि किस तरह का टेक्निक अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि इवेंचुअली अल्टीमेटली तो आपने पास कर लिया है ना, तो आपने फिर उसमें क्या टेक्निक अडॉप्ट की है जिससे आपको लगता है कि आपका पेपर पास हुआ है? अच्छा, मैं ज़्यादा ये करती थी कि जो रेफरेंसेस होते थे उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करती थी। और मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। एक इस्लामिक स्टडीज़ बाय हाफिज़ करीमदाद जुगताई, उसमें सारी जो जितने भी टॉपिक्स हैं एफपीएससी की सिलेबस के वो सारे एक जगह पे हैं, सारे उनकी बेसिस पे ही वो बुक हमें गाइड कर रही होती है। वो बुक मैंने पढ़ी थी, इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। और दूसरी मैंने जो बुक पढ़ी थी इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, ये 2 बुक्स थी, इनका मैंने कंटेंट सारा वो किया, लाइक कंज्यूम किया, और ये रेफरेंसेस में याद करती थी। और जो डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या जो जनरली हम लोग चीज़ें इवन जो यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर्स सुन रहे होते हैं, कोई स्कॉलर्स हो गए, कुछ हो गए, ये सारी चीज़ें में बहुत हेल्प आउट करती हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शायद पहले जो पेपर्स आते थे उस तरह के नहीं होते थे, लेकिन क्वेश्चंस भी अपने डायनेमिक्स चेंज कर रहे हैं। तो आई गेस जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो भी हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि नए इश्यूज़ भी आ रहे हैं, नई उनकी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, वो उनके सॉल्यूशंस भी फिर डिफरेंट स्कॉलर जो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये काफ़ी हेल्पिंग चीज़ है। अच्छा, इससे मुझे ये ख्याल आया कि यूजुअली जो हम इस्लामियात की तैयारी करते हैं ना, बस यही लगता है कि रेफरेंस बस कुरान एक आयत होनी चाहिए या हदीस होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बाहर भी जाके कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स की कोट्स और रेफरेंसेस देना, बुक्स का रेफरेंस देना, रियल लाइफ के स्टडीज़ का रेफरेंस देने से भी वो कुछ दिखाता है कि आपकी वर्ल्ड व्यू में आप इस्लाम को एक नज़र से देख रहे हैं। तो डू यू एग्री विद दिस? यस, बिल्कुल। क्योंकि जो इवन एफपीएससी ने ना अपनी जो सिलेबस की रिकमेंडेड बुक्स वगैरह और रिकमेंडेड सोर्सेज किए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ स्कॉलर्स का भी मेंशन किया हुआ है, उन्होंने सिर्फ बुक्स नहीं मेंशन की हुई। तो आई बिलीव ये चीज़ जो है काफ़ी हेल्प आउट करती है हमें, कि अगर हम कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स देखें या फिर उनके व्यू पॉइंट्स देखें, उनके सोल्यूशंस देखें टुवर्ड्स ये जो भी जितने भी इश्यूज़ होते हैं, तो आई गेस ये काफ़ी हेल्प आउट करती है ये चीज़। चलिए फिर ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में फिर आपके लिए सबसे इजी कौन सा था, सबसे आसान टैकल करने में आपके लिए क्या था?
मुझे ऐसे लगता है कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मुझे इजी लगा था वो प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का पेपर था। क्योंकि प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का इस तरह से था कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से भी थोड़े से प्रिविलेज रहे हैं कि पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन दिलाई, तो वो जो बेसिक एक फाउंडेशनल प्रेसी के लिए हमें चाहिए होती हैं, गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, वो क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से भी मिल गई। सेकेंडली जो प्रेसी का पेपर है, क्योंकि मैंने उसके लिए कोई बुक या कोई सोर्स कंसल्ट नहीं किया था, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस मैंने वो उसकी तैयारी की थी। सर अली साहब क्लास में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते थे, इवन सर की क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड उनकी क्लासेस होती थी, तो वो बहुत हेल्प आउट करती थी वो चीज़ कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस की बेसिस पे इसकी कॉन्टीन्यूसली इवेल्युएशन भी करा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा होती है जो हमें हेल्प आउट करती है इन चीज़ों के लिए। और फिर इसके लिए मुझे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस ही करती थी, कोई बुक्स वगैरह कोई सोर्सेज कंसल्ट नहीं किए, सिर्फ बस पास्ट पेपर्स देखे, उनकी प्रैक्टिस की, और फिर जो क्लास में सर करवाते थे उसकी प्रैक्टिस की, और वो काफ़ी हेल्प आउट करती है। अच्छा, मुझे ये बात बहुत ज़रूरी लगता है क्योंकि हम किसी सब्जेक्ट को इजी ले लेते हैं ना, फिर उसकी ज़्यादा तैयारी नहीं करते। तो आपने भी यही कहा है कि आपके लिए आसान था रिलेटिवली, लेकिन फिर भी आपने उसकी प्रैक्टिस की अच्छी खासी। बिल्कुल, क्योंकि प्रेसी का पेपर इस तरह का होता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ अगर पढ़ रहे हैं और वो हमारे सिर्फ माइंड में हो। जब तक हम एक एक चीज़ की, क्योंकि इसमें पंक्चुएशन की हमें जो मिस्टेक्स निकालनी होती हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, प्रेसी इटसेल्फ की बहुत ज़रूरी होती है, कॉम्प्रिहेंशन की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेशन की होती है। तो ये सिर्फ हम पढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो चीज़ तो नहीं है कि जो हमने पढ़ी है और वही चीज़ पेपर में आ रही है, ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। और फिर हमें इसको जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हम आइडियाज़ को ग्रैब नहीं कर सकते। तो आई बिलीव कि प्रैक्टिस इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, और ऐसे के बारे में सब क्यूरियस होते हैं, तो ऐसे के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, ऐसे के साथ मेरा थोड़ा सा फ़नी एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि जब मैं मॉक्स लेती थी तो मेरे मॉक्स में हमेशा बहुत कम मार्क्स आते थे ऐसे में। आई रिमेंबर मेरे जो फर्स्ट मैंने मॉक दिया था नोआ में, उसमें मेरे 6 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। वो मेरे लिए इतना लाइक आई डोंट नो, मैं शायद डिमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हुई थी उस वजह से कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसा भी क्या है कि मेरे सिर्फ 6 मार्क्स आए इसमें। तो वो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा मुझे इशू है इसमें, लेकिन स्टिल मैं फिर बाकी भी कंटिन्यूसली उसके बाद प्रैक्टिस करती, साथ साथ इवैल्यूएशन करवाती रही। और अच्छा, ऐसे के बारे में एक और मिसकॉन्सेप्शन भी लोगों के माइंड में है कि हमने रेफरेंसेस जो याद करने हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ऐसा नहीं होता। मैं जो करती थी, जो बाकी सब्जेक्ट्स की इवन थ्योरीज़ वगैरह हैं या फिर कोई इंसिडेंट हो गया, केस इन पॉइंट हो गया, मैं उसको एज अ रेफरेंस अपने पेपर में लिखती थी, क्योंकि आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जिसको चीज़ें याद नहीं रहती, सिवाय 2-3 इंटरनेशनल इंडेक्सेस के जिनमें पाकिस्तान की रैंकिंग है, मुझे कुछ भी याद नहीं होता था फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता था चीज़ें मेमोराइज़ करना, इसलिए फिर मैं अपने ऐसे में जो रेफरेंस था वो बाकी सब्जेक्ट्स की थ्योरीज होगी। फॉर एग्जांपल कोई जेंडर स्टडीज़ रिलेटेड टॉपिक है तो जेंडर स्टडीज़ की थ्योरी उसमें ऐड कर दिया एज अ रेफरेंस। क्रिमिनोलॉजी, कोई क्राइम रिलेटेड टॉपिक है तो उसमें क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी में उसमें ऐड कर देती थी। तो ये चीज़ मुझे आई गेस कि काफ़ी हेल्प आउट की है कि हम सिर्फ रेफरेंस फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं करते हैं, हम लोग से अगर बाकी थ्योरीज़ वगैरह को भी या फिर केस स्टडीज़ ले लें, हम अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ये भी हमें काफ़ी हेल्प आउट करती है। तो ऐसे है कि ये चीज़ होती है कि हम बेसिक जो चीज़ें होती हैं हमें सिर्फ उन पे फोकस करना होता है। बहुत ज़्यादा हमें कोई वोकेबलरी इतनी फ्लावरी नहीं यूज़ करनी होती, कोई फैंसी वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने होते। बेसिक जो स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स होती हैं अगर हम उनको देखें, या फिर जो बिल्कुल ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं अगर सिर्फ हम उन पे फोकस करें तो ऐसे काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके जो मॉक में या जो आपने पहले ऐसे दिया था जिसमें इधर आपको 6 मार्क्स दिए थे, उनने फिर आपको क्या कहा था कि 6 मार्क्स आपको क्यों दिए? ये मुझसे यही गलती हुई थी कि मैंने बड़ा जनरलाइज्ड सा ऐसे लिखा था। अच्छा। क्योंकि मैंने तब एज आई सेड कि मुझे चीज़ें मेमोराइज़ नहीं करनी आती, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स मेमोराइज़ नहीं कर सकती। तो शुरू में मुझे ये लगता था कि मुझे सिर्फ उसको एज अ रेफरेंस उसमें सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं। अब मैं ये करती थी कि जो भी ऐसे मैंने लिखा था हर पैराग्राफ में, वो जो रेफरेंस वाला पार्ट होता था मेरा वो स्किप हो जाता था। तो वो मुझे इस तरह ये लगता है कि वो जो मैंने रेफरेंस वाला पार्ट स्किप किया शायद उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए, क्योंकि स्ट्रक्चर की ऐसी गलती नहीं थी, ग्रामर की गलती नहीं थी, क्योंकि ग्रामर का इतना मुझे इशू नहीं होता था उसमें। स्ट्रक्चर का भी आइडिया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर की इश्यूज़ नहीं होते थे। लेकिन सिर्फ मुझे लगता है कि शायद वो कंटेंट इतना सब्सटेंशिएटेड नहीं था कि मैं अगर उसमें रेफरेंस नहीं लिख रही हूँ, तो वो मुझे लगता था कि शायद उस
वजह से मेरे मार्क्स कम होते थे और मैं डीमोटिवेट भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पेपर तो देने, एग्ज़ाम्स तो देने। वही बात है ना कि वो आपकी एक मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन है जिससे ये आप इधर पहुंची हैं। अच्छा, रिटर्न से आगे आते हैं कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी कैसी थी, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने कैसे की, और ओवरऑल इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू देने जब आप गई तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ? क्योंकि अक्सर लोगों से कोई फ़नी सवाल सा पूछ लेते हैं, तो वो आपका कैसा रहा? जी, अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने क्योंकि नोआ से ही की थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं नोआ की बहुत लॉयल स्टूडेंट रही हूँ। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मैं सिर्फ नोआ ज्वाइन की थी। मैंने क्लासेस कहीं और से नहीं ली, मॉक्स कहीं और पे नहीं दिए, सिर्फ क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो शायद कंफ्यूज भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे ये था कि मैंने कंफ्यूज माइंड के साथ नहीं जाना। तो मैंने तैयारी यहाँ से की। नोआ की साइकोलॉजिकल की क्लासेस होती थी, इंटरव्यू की क्लासेस होती थी। सर फरीद, सर मोहम्मद अली ख़ान, सर हसन अली गोंदल, ये सब टीचर्स जो हर स्टेप में काफ़ी ज़्यादा गाइड कर देते थे। तो नोआ की क्लासेस थी वो, और क्योंकि इन्होंने सारी गाइडलाइंस दी होती थी कि किस तरह से हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, साइकोलॉजिकल के बारे में गाइडलाइंस दी होती थी, तो वो बस उनको फॉलो किया। और क्योंकि ये ज़्यादा हमें कहा जाता है कि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, एग्जामिनर पैनल जो होता है वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो वो वहाँ से बस उन चीज़ों को देखा। और अच्छा, ऐसे भी था कि ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू प्रोसेस डीमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि जब मैं अपनी क्लासमेट्स बाकियों को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब मैं बहुत ही इनके कंपैरिजन में बहुत ही डम स्टूडेंट हूँ। लेकिन सर मोहम्मद अली ख़ान थे, उन्होंने कॉन्टीन्यूसली मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहे। मैं अक्सर सर के पास जाती थी तो वो मुझसे ऐसे भी होता था कि एक तो क्वेश्चंस मुझसे वो बड़े बेसिक से पूछते थे, वो मुझसे एक दो चीज़ें पूछते थे और मुझे नहीं आती थी, तो मैं वो उस टाइम पे बड़ी डीमोटिवेट हो जाती थी कि शायद अब तो मेरा इंटरव्यू भी रह ही जाएगा। लेकिन सर मुझे बार बार कहते थे कि आपका हो जाएगा, ट्रस्ट में, आपका हो जाएगा, सर ऐसा कहते थे। और फिर वो जो सर की एक सेंटेंस होता था वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेटिंग सा होता था कि सर को मुझ पर यकीन है तो अब मुझे वो पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो तैयारी मैंने इस तरह से की। और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रेशराइजिंग सा मोमेंट होता है, तो द मोमेंट यू एंटर दी इंटरव्यू रूम, वहाँ पे एक प्रेशर का एनवायरनमेंट भी बड़ा वो हो जाता है। लेकिन जैसे ही इंट्रोडक्शन दिया तो थोड़ा सा इजी गोइंग था, और पैनल बड़ा अच्छा था, पैनल बड़ा कोऑपरेटिव था। जो चेयरमैन थे वो ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी में इंटरेस्टेड थे, तो क्योंकि अगर अपने बारे में इंसान को आइडिया हो तो फिर वो इंटरव्यू हैंडल करना काफ़ी ईजी था। और जो मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चंस हुए थे वो मेरी डिग्री रिलेटेड हुए थे, करंट अफेयर्स रिलेटेड हुए थे। और क्योंकि आई बिलोंग टू एजेके, तो मुझसे एजेके पे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे। इनफैक्ट मेरी कास्ट पे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए मुझसे। तो मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा, उसमें मतलब बड़ा ईजी गोइंग रहा। एक जो फ़नी इंसिडेंट जो मुझे लगा वहाँ पे, सर जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा, सर जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एजेके का एंथम सुना दें। तो उन्होंने मुझे कहा एजेके के फर्स्ट 2 लाइन सुना दे। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे फ़नी भी लगा कि आई डोंट नो कि इनका ये उसका एंथम का क्या मकसद है पूछने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रियली गुड, पैनल बड़ा कोऑपरेटिव था। कहीं पे अगर हम कोई चीज़ थोड़ी सी शायद फंबल भी करे थे तो वो हमें साथ साथ हेल्प आउट कर रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का मेरा। तो चले, कम अज़ कम आपका भी ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और मुझे आज पता चला है, इट इज़ एम्बैरेसिंग, कि एजेके का कि जो है ना अपना एंथम भी है। आप वैसे हमें सुना देंगी फर्स्ट 2 सेंटेंसेस? बिल्कुल, क्यों नहीं। इट इज़ वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमां है जिसका परचम परचम चांद सितारों वाला। तो ये स्टार्टिंग लाइन इसकी ये हैं। और इवन इट इज़ रिटन बाय हफीज़ जालंधरी, जिन्होंने पाकिस्तान का भी एंथम लिखा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो है कि मेरा क्वेश्चन जो इंटरव्यू एंड हुआ है वो भी इसी क्वेश्चन पे हुआ है। चले, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा बस ब्रीफली बता दें कि जो आपकी प्रिपरेशन टेक्निक क्या थी, मेनली रिटन के लिए। आप दिन में कितनी तैयारी करती थी, आप नोट टेकिंग की टेक्निक्स आपकी क्या थी, या एनी अदर जनरल एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जी, अच्छा, मुझे जो मेरा सबसे ज़्यादा एक मुझे चैलेंजिंग सी चीज़ लगी थी वो ये थी कि मैं
क्योंकि मैंने एकेडमी ज्वाइन जब की थी, तो जब एकेडमी ख़त्म हुई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रह गया है। मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा तैयारी रहती है और टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी चीज़ चैलेंजिंग सी लगी थी कि मुझे लग रहा था कि शायद मेरी तैयारी उस तरह से कंप्लीट नहीं, और मैं अभी कंफ्यूज ही थी कि मुझे अटैम्प्ट देनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन आई बिलीव कि जब हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस कभी भी 100% कवर नहीं होता, तो एटलीस्ट जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए। मैं इस तरह से तैयारी करती थी कि फिर क्योंकि मुझे मेरे माइंड में एक ये प्रेशर भी होता था कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा रह गया, तो फिर मिनिमम 10 आवर्स देने ही पड़ते थे डेली। अच्छा। तो सुबह रूटीन इस तरह से बनाई कि 1 घंटा ऐसे को दिया, 1 घंटा परसी को दिया, इसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स को कंसल्ट किया। उसके बाद फिर एक और कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया, एक और ऑप्शन लिया, तो पूरा दिन इसी तैयारी में गुजर जाता था। ये भी नहीं था कि मैं बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली पढ़ रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक तो बैठ के पढ़ भी नहीं सकती हूँ, मेरी नेचर इस तरह की है। तो मैं ब्रेक्स लेती थी, कॉन्टीन्यूस ब्रेक्स लेती थी, 10-15 मिनट की ब्रेक ली, फिर थोड़ा सा पढ़ा, फिर 10-15 मिनट की ब्रेक ली, फिर थोड़ा सा पढ़ा। तो इस तरह से मेरी तैयारी होती थी। और जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ थी वो यही थी कि करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि CSS इज़ मोर अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान अफेयर्स अगर हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है, और CSS के एग्ज़ाम्स हमें काफ़ी ईजी हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के इश्यूज़ रिलेटेड ही होते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स पे अगर हमारी ग्रिप अच्छी हो तो वो अच्छा तैयारी उससे अच्छी हो जाती है। और जहाँ तक नोट्स की बात है, तो नोट टेकिंग इस तरह से करनी चाहिए कि स्टार्टिंग में हम एक्सटेंसिव नोट्स बनाएं। अब जैसे मैं क्लास में करती थी कि सर फरीद के करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते थे, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो मैं सर फरीद ने अगर कोई लफ्ज़ बोला है तो ऐसे नहीं होता था कि कोई मिस कर दिया वर्ड। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग में हम एक्सटेंसिव नोट्स बनाएं, डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो बुक्स हो, उनको एक जगह पे लिखें। लेकिन लिखें भी इस तरह से कि हम वो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि हम सॉफ्ट में नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये भी होता है कि जब हम नोट्स भी ले रहे होते हैं तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से करने चाहिए। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम्स के करीब करीब दिनों में हमारे पास रिवीजन का टाइम बहुत ही कम होता है, उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बुलेट पॉइंट्स पे नोट्स बनाएं, क्योंकि जो पेपर 1 भी अगर हम कर लेते हैं तो पेपर 1 के बाद जो पेपर 2 होता है उसकी रिवीजन के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है। तो हम उसको बुलेट पॉइंट्स में अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि लास्ट मोमेंट तक भी हमारी रिवीजन अच्छी हो सके। और ये हमने शायद मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है ना? जी बिल्कुल, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया? वाज इट योर डिटर्मिनेशन, या पढ़ाई की टेक्निक थी, या कोई और चीज़ जिसकी वजह से आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पास? आई बिलीव इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज। कि एक तो राइट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि मेरा शुरू से माइंडसेट तो बना हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाने का, लेकिन स्टिल मुझे नहीं पता था कि तैयारी करनी कहाँ से, किन किन सोर्सेज को कंसल्ट करने। जैसे सर हसन कहते हैं क्लास में कि CSS में क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं पढ़ना। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रही हूँ जिनकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें एक राइट डायरेक्शन दी जाए। नोआ ने वो प्रोवाइड की। जब एकेडमी में आते थे तो सारे टीचर्स जो होते थे वो हर इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के बारे में गाइड करते थे। तो वो जो राइट डायरेक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली CSS के एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो FPSC का सिलेबस है वो, सेकेंडली जो इन्होंने एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स दी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके अलावा जो हमने क्या पढ़ना है, जो सोर्सेज होते हैं ये जिनसे हमें एक्स्ट्रा चीज़ें हमें ना मिलें। तो आई बिलीव ये 3 चीज़ें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ा एक इशू होता है कि मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि द मोमेंट यू फील लाइक गिविंग अप, वो हमारा शायद फेलियर की तरफ हम ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो ये इट इज़ मोर अबाउट कि हम मोटिवेटेड कितना रहते हैं, कंसिस्टेंट कितना रहते हैं, और हमारे पास राइट डायरेक्शन ये जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो थ्रू आउट जर्नी हम डीमोटिवेटेड बड़ा फील करते हैं, लेकिन स्टिल हमें ये चाहिए होता है कि हम
एक चीज़ के लिए तैयारी कर भी रहे हैं और हमसे वो नहीं हो रही, हमें ऐसा लग रहा है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमने करनी है, तो आई गेस ये हम एक पॉइंट ऑफ होता है कि हम इस पॉइंट पे हमें फील होता है कि हमें ये करना चाहिए, और फिर यही एक पॉइंट ऑफ मोटिवेशन भी होता है कि जब हम कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम थ्रू आउट दिस जर्नी हम कंसिस्टेंट रहें और उस चीज़ के पीछे लगे रहें। और इंशाल्लाह, क्योंकि ये होता है कि आप अपना 100% दें, अपनी तरफ से जितनी तैयारी हो सकती है करके एग्ज़ाम दें, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि मेहनत का फल तो हमेशा मिलता ही मिलता है। जी, और इसमें बहुत बड़ी बात है कि नसीब है ना, इसमें बिल्कुल नसीब ऐसे ही है। अच्छा, एनी फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन फॉर आवर व्यूअर्स, अगर आप उन्हें कुछ बोलना चाहें? श्योर, कंसिस्टेंट रहें, राइट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CSS के सारे जर्नी में अगर हम एक डायरेक्शन, अब हमारे, क्योंकि ये जर्नी जो होता है एक डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ होता है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट डायरेक्शन लें, और वो आप उसके लिए आप चाहे मेंटर्स कंसल्ट करें, जो भी होता है, लेकिन आपके लिए राइट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम थ्रू आउट दिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आई बिलीव कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम वो उसको किस तरह से करते हैं। कोई अपने लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देखें, अब साथ साथ पढ़ाई भी करें, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने माइंड को भी थोड़ा सा फ्रेश रखें। तो जो भी एक्टिविटीज़ जिनमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, या कोई भी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ आप अपने लिए चूज़ करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम वो ताकि अपना माइंड फ्रेश भी रखें। इसलिए तैयारी करें, अपना 100% दें, कंसिस्टेंट रहें, लेकिन अपना माइंड भी साथ साथ फ्रेश करते रहें, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। Thank you so much, Arwa, for giving us time today and speaking with our viewers. Really appreciate it. Thank you so very much. Thank you so much. And thank you, viewers, for joining us today. Stay tuned for more such content and interviews with Noah stars. Take care, or Allah Hafiz.